जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। कल भर्ती को लेके जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस पेपर को लेके एक बड़ा घपला सामने आया है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा लेखपाल की नई भर्ती कब तक आ सकती है, क्योंकि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो काफी लोग का क्वेश्चन था कि भर्ती पेट से आएगी कि नहीं आएगी, किस पर पूरा अपडेट लेंगे, कितनी पोस्ट, क्या कट ऑफ जा सकता है। इसके अलावा डीपीओ ऑडिटर के एग्जाम कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं। मुख्य सेविका को लेके भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके काफी क्वेश्चन पूछा है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी परीक्षा नियमों में हो सकते हैं बड़े बदलाव। तो कल परीक्षा को लेकर मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर और अधिकारियों के बीच में, और उनमें से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक दिन में सिर्फ एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है खासकर कैंडिडेट्स के लिए। होता क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देता है, वो यूपी पीएससी भी भरता है, फिर वो यूपी एजुकेशन को लेके भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उसका फॉर्म डालता है। और पिछले आप देखेंगे कुछ वर्षों से ऐसा होता है, कई एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा एक एग्जाम दे पाता है, दूसरा उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। तो इस बार चीफ मिनिस्टर ने क्लियर कट अधिकारियों से कहा है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे किसी भी विभाग का हो, अगर यूपी ट्रिपल एससी का उस दिन एग्जामिनेशन है तो यूपी पीएससी का एग्जामिनेशन उस दिन नहीं लगेगा। मतलब आपका एक दिन में सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा, कोई दो एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं होंगे। और इसका बेनिफिट स्टूडेंट को ही होगा, ताकि वो दोनों, अगर फॉर्म भरा हुआ है तो वो दोनों एग्जाम कम से कम दे पाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो उठाई है वो ये है कि आयोग को अपना कैलेंडर सही समय पे जारी करना होगा। हालांकि अभी यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो अपना कैलेंडर जारी नहीं करता है। देखते हैं इन फ्यूचर जो भी मीटिंग में हुआ है, क्या यूपी ट्रिपल एससी भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, क्योंकि बच्चों की भी ये डिमांड रही है कि यूपी ट्रिपल एससी को भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से ही आती है, तो उसे भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी चीफ मिनिस्टर ने ध्यान दिया। उन्होंने कहा है कि आयोग अपना जो भी एग्जाम का कैलेंडर है वो सही समय पे जारी करे, और जो कैलेंडर में डेट मेंशन है उस पर्टिकुलर डेट पर एग्जाम कंडक्ट कराए। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, बच्चों का ये भी काफी दिनों से मांग रहा है, जिसे वहां पर मीटिंग में सुना गया है। इसके अलावा देखिए, शैक्षिक अर्हता को लेकर बड़ा इशू होता है। जब भी भर्ती कंडक्ट होती है या भर्ती जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आयोग, देखिए अफसरों की कुछ गलतियों की वजह से, प्रॉपर नोटिस ना आने की वजह से कभी कभी क्या होता है, भर्ती आती है और सीधे कोर्ट में चली जाती है, या फिर डीबी में आता है तो इशू होता है तो फिर कोर्ट में चली जाती है। तो इस पर भी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि छोटी छोटी गलतियों को आप ध्यान में देखिए। शैक्षिक अर्हता में अगर कोई इशू है तो उसे पहले क्लियर कीजिए, आयोग को उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दीजिए, ताकि उनके जो भी नोटिस जारी की जाए उसमें क्लियर कट बच्चों को पता रहे कि किसके लिए फॉर्म है, किसके लिए नहीं फॉर्म है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, यानी कुल मिला के प्रॉपर डिटेल पहले से पता रहे, ताकि भर्ती कोर्ट में न जाए जिसकी वजह से भर्ती डिले हो। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा है कि भर्ती कोई भी हो उसे सही समय पे कंडक्ट कराइए, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भर्ती तो अच्छी खासी निकाली गई है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होता है, 4-4, 5-5 साल तक बच्चे झेलते रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी भर्ती आप निकालिए सही समय पे कंडक्ट कराइए और सही समय पे उसे कंप्लीटली क्लियर कीजिए, जो भी एक अच्छी और प्लस पॉइंट है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि कोई भी सेंटर, अब जो भी एग्जाम का सेंटर आप देंगे वो उस पर्टिकुलर स्कूल में होगा जहां केवल सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल होगा। जिन स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं होगा वहां आप सेंटर नहीं बना सकते। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना होगा कि वो पास्ट में कभी ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुआ था सेंटर, अगर ब्लैक लिस्ट हुआ था तब भी उस सेंटर पे आपको सेंटर नहीं देना है। जो पहले एग्जामिनेशन में कहीं भी सेंटर दे देते थे, अब ऐसा नहीं होगा, जहां सीसीटीवी अवेलेबल होंगे वहां होगा। तो अधिकारियों ने बोला होगा कि सर इतने स्कूल नहीं है जहां सीसीटीवी होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे में आप यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में भी सेंटर बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर वही होंगे जहां पे सीसीटीवी की अवेलेबिलिटी होगी। और इसके अलावा ये भी पॉइंट उन्होंने कहा कि महिलाओं का और विकलांगों का जो सेंटर होगा वो दूर नहीं जाना चाहिए, मतलब उनका सेंटर हो सकता है उनकी सिटी में ही पड़े।
ये एक बड़ा प्लस पॉइंट जो मीटिंग से निकल कर आई है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि नकल माफिया को लेके भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यूपी अब इस पर एक कानून पास करेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब भी पेपर लीक में लोग पकड़ाते हैं तो वो जाते हैं जेल में, मुश्किल से 10 या महीने भर की सजा काट के वापस बाहर निकल आते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नकल विरोध कानून बनाए जाएंगे जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर पकड़ाए तो कोर्ट के पास भी एक लॉ रहे जिसके जरिए वो उनको उतने साल की सजा दे सके। ये बड़ा अच्छा और प्लस पॉइंट देखने को मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, देखिए आरओ में काफी बातें हुई थी कि पेपर जहां प्रिंट हो रहा था वहीं से पेपर लीक हो गया। तो इस बार उन्होंने कहा कि कोई भी आयोग अगर अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जाने वाला है या स्टार्ट कराने वाला है तो वो कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में रहेगा यूपी के बड़े अधिकारियों के और इसके अलावा एसटीएफ के, ताकि शुरू से जहां से प्रिंटिंग हो रही है वहां से लेके पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस तक एसटीएफ की भी निगरानी रहे, बड़े बड़े अधिकारियों की भी निगरानी रहे। तो इससे एक प्लस पॉइंट ये होगा कि लीक होने के चांसेस कम होंगे और ये एक अच्छी खबर है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। इसके अलावा ये भी आया है कि 2 लाख से अधिक सीटें वैकेंट है, हो सकता है 80,000 आपको पीआरटी में भी पद देखने को मिल जाए टीचर के। तो बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव खबर आई हैं और देखते हैं इसे कितना इंप्लीमेंट किया जाता है और कितनी स्पीड से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है यूपी पीसीएस जे मेंस के पेपर को लेके। भैया हुआ क्या है, देखिए कि पीसीएस जे का एक स्टूडेंट जो अपना मेंस का पेपर देखने के लिए आरटीआई फाइल करता है तो आयोग की तरफ से ये कहा जाता है 1.5 साल बाद आपको आपका पेपर दिखाया जाएगा। भैया 1.5 साल बाद पेपर दिखाने का क्या तुक है? फिर कोर्ट का इंटरफेयर होता है तो कोर्ट के इंटरफेयर के बाद आयोग इनको पेपर दिखाता है। जब वो अपना मेंस का पेपर देखता है तो उसमें 2-3 चमत्कार हो जाते हैं। पहला चमत्कार ये होता है कि उनके जो कॉपी है उसमें से पन्ने ही गायब रहते हैं, मतलब पेज बीच बीच में से फटे हुए हैं। दूसरा जो उनकी इंग्लिश राइटिंग है वो मैच नहीं करती है, मतलब इंग्लिश राइटिंग को भी एडिटिंग किया जाता है, वो उनकी राइटिंग नहीं रहती है या उनकी राइटिंग में काफी चेंजिंग की जाती है। ये 2-3 चीज उनको गड़बड़ी अपनी कॉपी में दिखती है, वो बात करते हैं। अब कोर्ट इसको लेके सीरियस हो जाता है और सीरियस हो गया। उन्होंने अब ये आदेश दिया है आयोग को कि भैया तुम 18,000 कॉपी जिनका रिजल्ट सब आ चुका है, इन कॉपी को दोबारा रीचेक करोगे। देखिए ये लेवल की गड़बड़ी है, अब इसी को देखना है। जो अधिकारियों की लापरवाही है इसी पर कसना है पूरा मामला, ठीक है। तो अब इसको कोर्ट संज्ञान में लिया हुआ है। देखिए इस पर आगे जो भी अपडेट आती है आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की कि यूपी SSSC लेखपाल की नई भर्ती डेट और पोस्ट को लेके, ठीक है। तो देखिए कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि लेखपाल की नई भर्ती आने वाली है, ठीक। अभी जो यूपी SSSC के पास अध्याचन पहुंचा है ना वो लगभग 4,697 के आसपास का अध्याचन यूपी SSSC को मिल चुका है लेखपाल भर्ती को लेके। और मुझे जहां तक लगता है जो टोटल पोस्ट आएगा ये लगभग 5100 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है लेखपाल की। अब ये भर्ती कब आएगी? देखिए लेखपाल की जो प्रीवियस भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी अगली डेट मिली है 8 जुलाई को, मतलब 8 जुलाई को आपकी सुनवाई होनी है, ठीक। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो पुरानी भर्ती का मामला है वो सब लगभग क्लियर ही है, ज्वाइनिंग ही रुकी हुई है, ठीक। तो मुझे जहां तक लगता है आने वाले कुछ दिन में, जून में या जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है लेखपाल की। और ये जो भर्ती है ये आएगी आपकी पेट 2023 से। कल को एक बच्चे ने पूछा था अभी क्वेश्चन, तो ये पेट 2023 से भर्ती आने वाली है। और जो इसका कट ऑफ होगा, अगर आप पेट 2023 प्लस या 31-32 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव खबर है कि आपको पेट 2023 से लेखपाल भर्ती भी जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसका अध्याचन आयोग तक पहुंच चुका है और ये भर्ती में तेजी आएगी, ठीक है। 8 जुलाई को वो ज्वाइनिंग वाली सुनवाई है वो तो अलग ही है, लेकिन ये नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। जुलाई तक तो आपको बिल्कुल ये देखने को मिलने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं बीपीओ और ऑडिटर के एग्जाम डेट को लेके। तो देखिए इसका एग्जाम डेट आने वाले, देखिए बीपीओ का एग्जाम पहले कंडक्ट होगा, आने वाले 8 से 10 दिन में आपको बीपीओ की एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगला जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो ऑडिटर का होगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन आपके जून जुलाई के अंदर ही कंडक्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए और परेशान एग्जाम डेट को लेके, तो आप टेंशन मत लीजिए, आने वाले 8 से 10 दिन में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी जरूर, ठीक है। अगली अपडेट है आपकी जूनियर असिस्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बच्चों के प्रश्न है कि भैया कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कट इस वीडियो में बता दे रहा हूं। देखिए, अगर आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना उसकी जो लास्ट डेट होती है उससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट जो होती है उसके पहले का, बाद का होगा तो फिर वो मान नहीं होगा। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट ये ओबीसी के बच्चे पूछ रहे कि मेरा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, चल पाएगा। तो लेखपाल भर्ती में जब डीबी कंडक्ट हो रही थी तो उन बच्चों का जो एससी कैटेगरी से थे, एसटी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से थे, तो उनका जो पुराना भी आपका था कास्ट सर्टिफिकेट वो चल जा रहा था, ठीक है, वो अलाउ कर दे रहे थे। ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो अलाउ नहीं किया जा रहा था। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो होता है पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए नया बनाना पड़ता है। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तो ही आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, ठीक। अदरवाइज ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई इश्यू नहीं हुआ था लेखपाल में, वो उनका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी चल गया था। यूपी के डोमिसाइल आप होने चाहिए तो आपका पुराना भी है तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए ओबीसी से आप हैं तो इन फ्यूचर आप अनरिजर्व तो होने जाएंगे, ओबीसी से ही रहेंगे तो उतना उनका चलता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का एक रूल और रेगुलेशन है कि 1 साल एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो उसमें थोड़ा इश्यू देखने को मिला था। अदरवाइज ओबीसी एससी एसटी को लेकर लेखपाल में नहीं इश्यू हुआ था, तो इसमें भी आपका कोई इश्यू नहीं होगा, इसमें भी आपका यूपी अलाउ कर देगा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो क्या भर्ती से निकाल दिया जाएगा? तो नहीं, डीबी आपकी तब भी कंडक्ट होगी, आप बस अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। आपका कंपटीशन ओपन कैटेगरी में होगा, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं होगा जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। सीधी सादी बात है, आपको डीबी से निकाला नहीं जाएगा, बस आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा इन चांस अगर आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है। तो इसको लेके इतना टेंशन मत लीजिए। बाकी जूनियर असिस्टेंट के बच्चों ने कट ऑफ की भी बात कही है, तो कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद ही मैं बता सकता हूं, अभी फिलहाल मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, ठीक है। इसके अलावा 2015-16 के बच्चे भी पूछ रहे थे उनके इंटरव्यू को लेके, देखिए अभी उसको लेके कोई जानकारी अभी मिल नहीं पाई है आयोग से, ठीक है। अगली अपडेट पे आते हैं तो मुख्य सेविका को लेके अपडेट है। बच्चे कह रहे हैं कि भैया कई बार जनता दरबार गए हैं तो इस बार जाने का बेनिफिट क्या हो जाएगा या कुछ नया हो जाएगा? तो देखिए कुछ जब पॉजिटिव होता है तो कम से कम उसका सपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, जब पहले आप गए थे इससे 2 महीना पहले तो सिचुएशन कुछ और थी, अब सिचुएशन कुछ और है, और वो जो सिचुएशन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। अब सिचुएशन जो है उस हिसाब से मान के चलिए जुलाई में आपका सुनवाई तय होगा, क्योंकि जून तो कोर्ट की छुट्टी है, जुलाई में ही आपकी सुनवाई होगी। तो जब जुलाई में आपकी सुनवाई होगी तो पहले क्या होता था, आपकी लिस्टिंग होता था केस पर, हियरिंग नहीं होती थी, क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास समय नहीं होता था या आपके केस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। अब क्या होगा, जब बी लिस्टिंग लगेगी जुलाई में, तो चाहे कितने नंबर पे लगे, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव यानी गवर्नमेंट के जो वकील हैं वो आपका केस ऊपर उठा के ले आएंगे और हियरिंग कंडक्ट कराएंगे। हियरिंग कंडक्ट कराएंगे, सीधी सादी बात है, और जिस दिन आपकी हियरिंग हो गई उसी दिन आपका फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि ये केस में कुछ है ही नहीं, आप इजली इस केस को जीत सकते हैं, बस हियरिंग होनी चाहिए। हियरिंग होते ही फैसला आपके पक्ष में, और जब फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा तो जब कोर्ट से केस निकलेगा उससे 4-5 दिन के अंदर ही आपको टीबी डेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है और बहुत बार बच्चे इसकी बात पहुंचाए भी हैं। तो आपका जो ये जुलाई में आसपास जब भी हियरिंग डेट पड़ेगी आपकी सुनवाई होगी, और सुनवाई होते ही आपका डीबी का
आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो टीवी के लिए फिर तैयारी शुरू हो जाएगी। तो यही एक बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो जो चीज पॉजिटिव होती है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।